Assalamu alaikum everyone. I hope you are all fine and today we will study about prokaryotic cells. ठीक है, तो अभी तक हम लोग सेल का इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। थोड़ा सा हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस देख लिया है। टुडे वी विल गो थ्रू प्रोकैरियोटिक सेल इन डिटेल। एक बार इस डायग्राम को अच्छे से देख लो। वी आर गोइंग टू स्टडी ईच एंड एवरी पार्ट दैट इज प्रेजेंट इन दिस डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, रमज़ान शुरू हो रहा है तो हो सकता है कि लेक्चर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी कम हो जाए। आई मीन ऑब्वियसली हो चुकी है, ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी है। देयर आर टू रीज़न्स। पहला है कि क्योंकि रमज़ान है तो थोड़ा सा टाइम का जो शेड्यूल है वो चेंज हो गया है। इसके अलावा जो है मेरे कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो होने वाले हैं, जिसकी वजह से लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम रहेगी कुछ दिनों के लिए। ठीक है, वंस दीज थिंग्स आर फिनिश्ड मैं फिर से रेगुलरली लेक्चर्स अपलोड करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन आवर टुडेज टॉपिक दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस सेल की तरफ देखें तो हमें इसके अंदर कुछ बाउंड्रीज नजर आएंगी। इस सेल की कुछ बाउंड्रीज है। फॉर एग्जाम्पल वी हियर हैव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर अगर हम देखें देयर इज अ सेल वॉल। इस सेल वॉल के बाहर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक रेड कलर की एक ये जो लेयर है वो लगी हुई है। वी कॉल दिस एज ग्लाइको कैलिक्स। ठीक है, सो वी कॉल दिस एज अवर ग्लाइको कैलिक्स। ये तीन चीजें मिलके हमारे जो बैक्टीरियाज है उनका जो आउटर मेम्ब्रेन सिस्टम है या फिर इनका जो सेल एनवलप है वो बनाते हैं। ठीक है, these three things together constitute our cell envelope in bacteria। इसके अंदर जो हमारी पहली चीज है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ऑलमोस्ट एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, ऑलमोस्ट सेम होती है वैसी जैसी यूकैरियोट्स के अंदर होती है, जो हमें आगे जो है वो इन डिटेल स्टडी करना है। अभी के लिए इतना समझ लो कि देयर इज, हमने जो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ लिया था, फॉस्फोलिपिड्स वाला जो कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि लिपिड्स के अंदर जो है वो कुछ कंपाउंड लिपिड्स होते हैं जिनमें हमने फॉस्फोलिपिड का जिक्र किया था। ठीक है, तो हमारे पास वहां पे ऐसे मेम्ब्रेन के अंदर जो है एक लिपिड्स की बाई लेयर होती है। तो दिस इज द पोलर हेड्स जिसमें अंदर हमारा फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, ये जो है वो ग्लाइसरॉल जो बैकबोन होती है, तो ये इनके पोलर हेड्स बनाते हैं हमारे लिपिड मॉलिक्यूल्स के। दिस इज ऑल्सो अवर पोलर हेड्स and this here in between are our non-polar tails. Non-polar tails। तो ऐसे ही जब बहुत सारे लिपिड्स आपस में मिलते हैं तो हमारी पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। वी कॉल दिस एज अवर लिपिड बाइलेयर। ठीक है, इसका जो है एक एम्फीपैथिक नेचर होता है। एम्फीपैथिक नेचर, बाय एम्फीपैथिक नेचर वी मीन कि इसके अंदर पोलर भी है, नॉन पोलर भी है। ठीक है, इसके अंदर पोलर ग्रुप्स भी है, नॉन पोलर ग्रुप्स भी है। ठीक है, इसके बाद जब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी चीज आती है दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल जो है बेसिकली इट्स मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन।
सो क्या होता है बेसिकली, हमारे पास अल्टरनेट कुछ जो है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो मिलकर हमारी सेल वॉल बनाते हैं. वी हैव NAG and NAM. Then again we have a NAG. Then again we have a NAM. Similarly, we will have a NAM, a NAG, then again a NAM, then again a NAG. So this is the glycan part. जब इनके बीच में क्रॉस लिंकिंग करेगा पेप्टाइड, यहाँ पे कुछ हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो इनको नैग नैम्स वाले जो ग्लाइकन पार्ट है इसको आपस में जोड़ते हैं, एंड वी कॉल दिस एज आवर पेप्टाइड क्रॉस लिंक. ठीक है, ये हमारी पेप्टाइड क्रॉस लिंकिंग होती है बिटवीन द टू ग्लाइकन्स. हमारे जो यहाँ पे नैग नैम के जो अल्टरनेट्स है इनके बीच में जो है वो हमारी पेप्टाइड क्रॉस लिंक्स होती है. दिस इज द वन ऑफ द प्लेसेस. ठीक है, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमारे अल अमाइनो एसिड्स की बजाय डी अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं. अदरवाइज इन ऑल लिविंग सिस्टम्स हम जो है वो देखते हैं कि एल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के मामले में हमेशा डी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होंगे, जैसे डी ग्लूकोज, डी मैनोस वगैरह. ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स के मामले में हमेशा लिविंग सिस्टम्स के अंदर एल अमाइनो एसिड्स होते हैं. लेकिन ये जो पेप्टाइड क्रॉस लिंक्स होती है बैक्टीरिया के अंदर, यहाँ पे डी एंड एल अल्टरनेट अमाइनो एसिड्स होते हैं जो इनको आपस में कनेक्ट करते हैं. ठीक है, तो हमारे इस नैग का क्या मतलब है? नैग सिंपली मीन्स N acetyl glucosamine, and NAM means N acetyl muramic acid. और इस पूरे को हम लोग कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइडो ग्लाइकन. तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है दिस इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकन. ठीक है, अब अगर हम इसके बाद जो हमारी चीज है आउटर लेयर, इसके बाद दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स. सेल वॉल के बाहर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की एक लेयर होगी दैट वी कॉल एज ग्लाइकोकैलिक्स. ठीक है, सो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है. वन वुड बी अ लूज स्लाइमी लेयर. ठीक है, अंदर वुड बी टाइट एंड हार्ड लेयर. दिस वन वी वुड कॉल्ड एज स्लाइम. ठीक है, इसको हम लोग स्लाइम कहेंगे. एंड दिस वन वी विल कॉल एज कैप्सूल. कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होंगे जिनके अंदर स्लाइमी सी लेयर होगी बाहर से, ये इसको बेसिकली चिपकने में हेल्प करती है अपने होस्ट के साथ, या फिर इसका जो भी हैबिटेट होगा वहां पे इसको अटैच होने में हेल्प करता है ये स्लाइमी लेयर. कैप्सूल अगर होगा तो दैट इज बेसिकली फॉर प्रोटेक्शन इन एडिशन टू सेल वॉल. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम जो है हम लोग थोड़ा सा समझ चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लेज एज अ रोल ऑफ अ बैरियर. ठीक है, एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसका काम यह होता है कि जिस चीज को सेल के अंदर जाना है उसको अंदर छोड़े, जिस चीज को सेल के अंदर नहीं जाना चाहिए उसको अंदर नहीं छोड़ेगी. ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेल वॉल आता है, सेल वॉल का काम बेसिकली, सेल वॉल जो है एक रिजिड सा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, सेल वॉल का काम ये होता है कि सेल वॉल जो है वो शेप प्रोवाइड करता है एक सेल को. ठीक है, इसको डेसिकेशन से बचाता है. इसके अंदर अगर वाटर लॉस हो जाए तो दिस शुडंट लूज इट्स शेप.
इसको अगर वाटर अंदर आ जाए तब भी कोई फर्क ना पड़े इसको, ठीक है। इसकी जो अपनी शेप है दैट शुड रिमेन मेंटेन, ठीक है। ये प्लांट सेल्स के अंदर भी होता है और बैक्टीरियल सेल्स के अंदर भी होता है। एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होता। प्लांट सेल्स और बैक्टीरियल सेल की जो अंदर जो सेल वॉल है उसके अंदर कुछ फर्क है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना याद रख लो कि सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी, और हमारे जो प्लांट सेल्स है उनके अंदर प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर हमने ये कहा कि दिस इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। उसके अलावा जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर ही होती है, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर ही हो पाई जाएगी। और ये जो है वो बेसिकली या तो लूज स्लाइमी लेयर होगी या तो टाइट हार्ड सॉलिड सी लेयर होगी। द टाइट हार्ड सॉलिड लेयर विल बी कॉल्ड एज कैप्सूल, और लूज स्लाइमी लेयर को हम लोग स्लाइम कहेंगे, ठीक है। इसके बाद बेसिकली तो ये हमारी होगी तीन चीजें दैट वी कॉल एज सेल एनवेलप, ठीक है। सेल एनवेलप में जो सबसे अंदर होता है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे बाहर जो होता है दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स, बीच में सेल वॉल होता है, ठीक है। इस सीक्वेंस को याद रख लो। दिस सेल एनवेलप टुगेदर इज ए प्रोटेक्टिव यूनिट, प्रोटेक्टिव यूनिट। ये तीन चीजें मिलकर काम करती है और इस पूरी सेल को बाहर के खतरों से, बाहर के चेंजिंग एनवायरनमेंट से बचा के रखती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर सेल एनवेलप। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और सेल के अंदर जब झांकते हैं वी सी देयर इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म के बारे में हमने लास्ट टाइम भी कहा था। साइटोप्लाज्म जो है, ठीक है, ये कहाँ पे लिखा है, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। सो देयर इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है? दिस इज ए सेमी लिक्विड, ठीक है। ये जो है वो मीडियम का काम करता है जिसके अंदर हमारी सारी जो सेल की जो रिएक्शंस होती है, ठीक है, वो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। दैट वी कॉल एज इट्स द मेन अरीना फॉर ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अगर हम बैक्टीरिया के अंदर देखें तो दिस एक्चुअली वुड बी द अरीना फॉर ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि वहां पे थोड़ी सी जो है वो थोड़ी सी क्या एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है, और हर कंपार्टमेंट के अंदर उसका अलग मीडिया होता है, और हर कंपार्टमेंट के अंदर होने वाली रिएक्शंस डिफरेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है इसी के अंदर जो है वो सारी रिएक्शंस होंगी। इसके बाद व्हेन वी मूव अहेड हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ फोल्डिंग्स है मेम्ब्रेन के अंदर। यहाँ पे एक फोल्डिंग है, यहाँ पे एक फोल्डिंग है, ठीक है। देयर इज ए रीजन कि मैंने वहां पे दो फोल्डिंग्स बनाई है। दीज आर टू डिफरेंट इन फोल्डिंग्स। इसको यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ। दिस इज जस्ट साइटोप्लाज्म हियर, रेस्ट यू कैन राइट, ठीक है। जो मैंने लिखा था यू कैन राइट दैट। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, दिस इज एन इनफोल्डिंग इन द मेम्ब्रेन एंड वी कॉल इट फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन। ये कुछ बैक्टीरिया के अंदर पाई जाने वाली फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन्स होती है दैट कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ऐसे पिगमेंट्स जो इसको, इस बैक्टीरिया को फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करेंगे, दैट इज इसको लाइट को कैच करने में, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे। ये इनफोल्डिंग क्यों है? ताकि वहां पे सरफेस एरिया को बढ़ाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की जा सके कम जगह में, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर क्या होंगे? कुछ पिगमेंट्स होंगे जो इसको फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करेंगे। सो दिस वाज आवर फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन। इसके अलावा वी देयर हैव अ फूड रिजर्व। ये जो यहाँ पे
दिस हेयर, ठीक है, ये मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड सा एक कंपार्टमेंट जैसा है कुछ. सो दिस बेसिकली इज आवर फूड रिजर्व इन बैक्टीरिया. ठीक है, फूड रिजर्व. इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा कि ये लिपिड्स को, ग्लाइकोजेंस को, इन सब को स्टोर करके रखेगा. ठीक है, एक बैक्टीरिया को जब जरूरत पड़ेगी तो वो वहां से अपने लिए एनर्जी निकाल सकता है. दिस विल स्टोर ग्लाइकोजन. ठीक है, लिपिड्स वगैरह. तो इसको जो भी कुछ स्टोर रखना है, इट विल स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ ए वेसिकल, और इस वेसिकल को हम लोग फूड रिजर्व कहेंगे. ठीक है, तो हो गया ये. इसके बाद जब हम और देखते हैं, देयर इज अनदर इनफोल्डिंग. ये इनफोल्डिंग हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी. दिस इज मीजोजोम. मीजोजोम क्या होता है? मीजोजोम बेसिकली जब सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड हो जाता है, तो ये इसको काम आता है मेनली रेस्पिरेशन के अंदर. ठीक है, मेनली दिस हेल्प्स इन रेस्पिरेशन. जिस तरीके से हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर क्रिस्टे होते हैं. क्रिस्टे मतलब वो जो इनफोल्डिंग्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. सिमिलरली बैक्टीरिया के अंदर भी ये कुछ इनफोल्डिंग्स पाए जाते हैं, लेकिन ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर इनफोल्डिंग्स होती है. यहाँ पे हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इनफोल्डिंग्स होती है. एंड दीज इनफोल्डिंग्स हेल्प इन रेस्पिरेशन. ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रेस्पिरेशन की रिएक्शंस होंगी. इसके अलावा सेल डिवीजन के अंदर मदद करेंगे. सेल डिवीजन के अंदर मदद करेंगे. इसके अलावा जो है वो डीएनए की रेप्लिकेशन में मदद करेंगे. डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे. इसके अलावा सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करेंगे. ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन या एंजाइम सिक्रीशंस. एंजाइम सिक्रीशंस इसमें हेल्प करेंगे. ठीक है, सो दिस इज अबाउट आवर मीजोजोम. ये हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने बस यहाँ पे लिख दिया, ज्यादा इसको इन डिटेल नहीं बताया. ठीक है, नाउ अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, वी हियर सी these small things. What are these? These are basically our ribosomes. Ribosomes जो है ये यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल है. इट्स ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, लेकिन ये हर सेल के अंदर पाया जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे कौन से वाले राइबोसोम्स होंगे? दीज वुड बी 70S मेड अप ऑफ. एक तो हमारा होगा 50S लार्ज सब यूनिट 50S, और दूसरा हमारा होगा 30S द स्मॉलर सब यूनिट. ठीक है, स्लाइटली ये थोड़ा सा स्लाइटली स्मॉलर देन यूकैरियोटिक 80S राइबोसोम है. यूकैरियोटिक में जो पाया जाता है 80S राइबोसोम्स, उनसे ये हल्का सा छोटा है. ठीक है, जब हम इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, इसकी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, तो वी विल सी कि ये थोड़ा सा जो है वो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के मुकाबले थोड़ा सा ऊपर की तरफ सेटल होगा. ठीक है, यहाँ पे मिटा के मैं एक बार थोड़ा सा ये चीज क्लियर कर देता हूँ. व्हाट डू वी मीन बाय दिस एस? ठीक है, एस बेसिकली होता है हमारा सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. ये मैं पहले भी एक लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देता हूँ. अगर हम लोग एक ट्यूब ले, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इसके अंदर हम लोग हर राइबोसोम, चाहे वो 80S हो या फिर 70S हो, ठीक है, 50S हो, 30S हो, इसके अंदर पाए जाने वाला 60 और 40S हो, उन सब को भर दें, तो वी विल सी कि हमारा जो 30S राइबोसोम है वो कहीं यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेटल होगा. ठीक है, दिस वुड बी आवर 30S. इसके बाद बिल्कुल इसके ऊपर बहुत कम डिफरेंस के साथ
हमारा 40S राइबोसोम सेटल होगा। इसके बाद बिल्कुल हल्की सी डिफरेंस के साथ मैं उल्टा आ रहा हूँ, है ना? हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली सबसे नीचे जो है वो 80S राइबोसोम होगा, इसके बाद 70S होगा, इसके बाद हमारा 60S ये सब यूनिट है, ठीक है? 60S वाला सब यूनिट। 80S इज बेसिकली मेड अप ऑफ 60S एंड 40S, ठीक है? तो इसके बाद हमारा 60S वाला सब यूनिट होगा। इसके बाद बिल्कुल हल्की सी डिफरेंस के साथ हमारा 50S वाला होगा। इसके बाद बिल्कुल हल्की सी डिफरेंस के साथ हमारा 30S वाले राइबोसोम्स होंगे, 40S वाले, सॉरी। इसके बाद हमारे 30S वाले राइबोसोम्स आएंगे, ठीक है? हम लोगों ने क्या किया बेसिकली, हम लोगों ने सारे राइबोसोम्स, ठीक है, चाहे वो टोटल राइबोसोम हो, ठीक है, 80S 70S वाले प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक राइबोसोम्स टोटल वो हो, या फिर हम लोगों ने उनके सब यूनिट्स भी अगर लिए, तो हम लोगों ने इनको एक मिक्सचर के अंदर डाल दिया और उसके बाद एक सेंट्रीफ्यूजन ट्यूब में डाला। उसके बाद इसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन इज बेसिकली बहुत ज्यादा तेज सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, एट वेरी हाई स्पीड वैक्यूम के अंदर, ठीक है? तो हम लोगों ने क्या किया, सबको सेम टाइम के लिए सेंट्रीफ्यूज किया। सो वी सी दैट दे ऑल सेटल एट डिफरेंट प्लेसेस। जो सबसे ज्यादा हैवी है वो सबसे नीचे आता है, जो सबसे ज्यादा लाइट है वो सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है? तो ये अपने अपने मास और शेप साइज इन सब की बेसिस पे जो है वो अलग अलग जगहों पे सेटल होंगे। 80S सबसे नीचे, उसके बाद 70S, फिर 60S, फिर 50S, फिर 40S, फिर 30S। तो इस S के जरिए से कंफ्यूज नहीं होना है, मीम्स पे ध्यान नहीं देना है। दैट्स से कि बायोलॉजी वालों को जो है वो मैथ नहीं आती कि 50S और 30S मिलके 70S कैसे हो गया। 50S बेसिकली इज कि ये कहाँ पे सेटल होता है, 30S इज बेसिकली कि यार कहाँ पे सेटल होता है, जब ये आपस में मिलते हैं उसके बाद ये कहाँ पे सेटल होते हैं, ठीक है? ओके, तो कमिंग टू द नेक्स्ट, इसके बाद अच्छा हमारा राइबोसोम्स हो गया। राइबोसोम्स जो है हमारे 70S राइबोसोम्स है। S इज द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या स्वेडबर्ग्स यूनिट, ठीक है? उसके बाद जो है हमारा प्लाज्मिड आता है यहाँ पे, ये स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज प्लाज्मिड। लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, कुछ भी इसके बारे में और ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बस इतना कि ये सर्कुलर है, स्मॉल है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है? अच्छा, और इसके बाद जो ये है हमारा, दिस इज अवर मेन डीएनए, हमारा मेन क्रोमोसोमल डीएनए। अच्छा, कुछ रह गया क्या? फ्लैजिला यहाँ पे रह गया, फ्लैजिला, फ्लैजिला, ठीक है? रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ ठीक है। ओके, तो फ्लैजिला क्या होता है बेसिकली? डीएनए, ये हम लोग पहले भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, बाकी का यूकैरियोट्स के अंदर डिस्कस कर लेंगे। इनके अंदर बेसिकली कुछ खास डिफरेंस नहीं है। हाँ, कुछ रिएक्शंस के अंदर डिफरेंस हो सकती है, जैसे रेप्लिकेशन की रिएक्शंस में डिफरेंस है, ट्रांसक्रिप्शन की रिएक्शन के अंदर डिफरेंस है। तो वो सारी चीजें जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जब आगे पढ़ेंगे तब वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे वो चीज डिस्कस करने की हमें जरूरत नहीं है। सो दिस इज बेसिकली अवर फ्लैजिला, ठीक है? यहाँ पे फ्लैजिलम लिख लो ब्रैकेट में, ठीक है? ये बेसिकली हमारा जो बैक्टीरिया है इसको मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा। इस बैक्टीरिया को अगर मूव करना है किसी मीडियम के अंदर तो उसको मोटिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? यही फ्लैजिला प्रोवाइड करेगा। दिस शोज ए मूवमेंट जिसकी वजह से ये आगे बढ़ेगा, पीछे हटेगा, मुड़ जाएगा, ठीक है?
तो वो सारी चीज़ें कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, दीज ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको लिख लो, या तो ये पिलाई हो सकते हैं, ठीक है, या फिम्ब्रे बोल दो। पिलाई का काम क्या होता है, बेसिकली कॉन्जुगेशन करवाना, कॉन्जुगेशन, अपना डीएनए किसी और बैक्टीरिया के अंदर डाल देना, ठीक है। फॉर दिस रीजन वी ऑल्सो कॉल इट सेक्स प्लाई, ठीक है। जैसे ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है कि एक ह्यूमन अपना डीएनए जो है वो दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर देता है, सिमिलरली यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि पिलाई के जरिए से कॉन्जुगेशन, ट्यूब फॉर्मेशन के बाद कॉन्जुगेशन होती है। कॉन्जुगेशन हम लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेंगे जब हमारा किंगडम मोनेरा जब हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे हमारा कॉन्जुगेशन आ जाएगा। इसके अलावा फिम्ब्रे जो है, दीज आर स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स। इन स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स का काम ये होता है कि ये बैक्टीरिया को जो है वो अपने होस्ट के ऊपर अटैच होने में हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया को अपने होस्ट के ऊपर अटैच होने में हेल्प करते हैं। या फिर अगर कोई बैक्टीरिया ऐसा है जो पानी में है, ठीक है, तो उसको रॉक्स के ऊपर अटैच होने में हेल्प करते हैं हमारे फिम्ब्रे, ठीक है। अच्छा, तो मीजोसोम मैंने सारा बता दिया। स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फॉर्मड इन इनफोल्डिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रोकैरियोट के। ये मीजोसोम सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट के अंदर पाया जाएगा, यूकैरियोट्स के अंदर बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, ठीक है। सेल वॉल फॉर्मेशन से डीएनए रेप्लिकेशन हो, ठीक है, सेल डिवीजन हो, उसके अंदर हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करेगा वगैरह, वो सारी चीजें हो गई। इसके अलावा हम लोगों ने मोटिलिटी के बारे में ये देखा। मोटिलिटी कौन करवाएगा, देयर इज ए फ्लैजिला, फ्लैजिला होता है जो इसको मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा इस बैक्टीरिया को, ठीक है। अच्छा, ये फ्लैजिला का एक ही होगा या बहुत सारे भी हो सकते हैं, इट कैन बी वन और मोर देन वन। कैसे होते हैं, कितने होते हैं, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला को क्या कहते हैं, अगर पूरी बॉडी इसको फ्लैजिला से कवर है तब क्या कहेंगे, वो सारी चीजें अभी के लिए रख लो। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जब किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे तब वहां पे वो कवर हो जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर हमारा मोनोट्रैकस, पेरिट्रैकस वगैरह वो सारी चीजें आएंगी। तो अभी के लिए इतना याद रख लो कि फ्लैजिला जो है वो एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, बैक्टीरिया को मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा, और इसके अलावा इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। फ्लैजिलिन प्रोटीन जब आपस में, बहुत सारे फ्लैजिलिन प्रोटीन जब आपस में मिलेंगे तो हमारा एक फ्लैजिला बनेगा। फ्लैजिला का एक थोड़ा सा बेसिक सा स्ट्रक्चर एक मैं दिखा दूं, थोड़ा सा, कहां पे दिखाऊं, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है। इसके बेसिकली होते हैं 3 पार्ट। इसका डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रख लो कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज अवर बेसल बॉडी, दूसरा हमारा फिलामेंट और हुक, ठीक है। सो दिस इज अवर हुक एंड दिस इज अवर फिलामेंट, ठीक है। तो बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट 3 पार्ट्स होते हैं फ्लैजिला के। इट्स मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन्स, ठीक है, इट्स अ पॉलीमर ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन्स। कुछ इस तरीके से वो जुड़े हुए होते हैं, ऐसे, ठीक है। ऐसे ही एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट्स व्हाई वी से कि इट इज फ्लैजिला इज ए ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है। 3 पार्ट्स होंगे, बेसल बॉडी होगा, हुक होगा और एक फिलामेंट होगा। हुक इज बेसिकली जो बेसल बॉडी और फिलामेंट को जोड़ेगा। बेसल बॉडी जो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होती है, और फिलामेंट जो है वो बाहर की तरफ लटका हुआ होता है, दैट शोज मूवमेंट्स लाइक दिस दिस, जिसकी वजह से ये आगे पीछे दाएं बाएं मुड़ सकता है हमारा बैक्टीरिया, ठीक है। ओके, तो उसके बाद पिले और फिम्ब्रे का मोटिलिटी के अंदर कोई रोल नहीं होता। पिले का काम कॉन्जुगेशन के अंदर होता है। इट्स मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन्स, PILLIN, पिलिन प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। उसके अलावा जो फिम्ब्रे है ये स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और अटैच होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा
राइबोसोम्स का बेसिकली यही काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, ये मैं बता चुका हूँ पहले, ठीक है। एक जो यहाँ पे एक बात है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लो, अगर एक mRNA के ऊपर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर 1 mRNA, इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाए, we call this structure as a polysome, पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं, ठीक है, पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। सो दिस इज अवर पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। जब एक एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे हमारे राइबोसोम्स अटैच हो जाए, वी कॉल दिस एज पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। इसके अलावा वी डोंट हैव एनीथिंग टू डिस्कस राइट नाउ। तो यहाँ पे हमारा प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट हो जाता है। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट, फ्रॉम टुमारो नहीं, फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट और यूकैरियोटिक सेल, जिसके अंदर हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल हम लोग डिस्कस करेंगे और एक एक चीज को लेके चलेंगे, एक एक ऑर्गेनल को अच्छे से स्टडी करेंगे। वो ऐसे एक ओवरव्यू नहीं होगा, पूरा इन डिटेल में जाके एक एक चीज को देखेंगे, एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर प्रोकैरियोटिक सेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।